नमस्कार साथियों, जय हिंद. I welcome all the students to Khan Global Studies. So students, it's time for classroom number 4 now. Let's start with classroom number 4. अब हमारे पास क्लासरूम नंबर 4 ऑफ विकैप बूस्टर सीरीज, जो आप सीरीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं फॉलो, सबको आई थिंक इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है. ऑल ऑफ यू लर्नर्स आर रियली इंप्रूविंग योर विकैबुलरी विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, आई होप. ठीक है, कुछ लास्ट क्लासेस में बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था. जो पार्ट 3 मैंने आपके पास सोल्यूशन दिया था, उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था रिगार्डिंग सम क्वेश्चंस कि सर वो एंटोसाना तो एक जैसे लग रहे थे. ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि वहाँ पे हमें नियरेस्ट मीनिंग निकालना था. इसलिए आपके पास कई सारे ऐसे सवाल थे जिसमें आपको लगा कि नहीं सर ये पर्टिकुलर गिवन होना चाहिए. ठीक है, ये तो आपने हेडिंग में सिमिलर वर्ड आना चाहिए था. तो ये ध्यान रखना, हमें उसको एंटोनिम निकालना था. और जानबूझ करके मैंने वो वाले वर्ड्स डाले थे वहाँ पे जो काफ़ी क्लोज होते हैं. तो हमें उसमें से बेस्ट वर्ड चूज़ करना होता है. ये खासकर सीडीएस जैसे एग्जाम में, सीडीएस में बहुत होता है कि कई बार हमारे पास तीनों उसके सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन हमें नियरेस्ट निकालना पड़ता है. तो वो तरीका था. पिछले क्लास के जो फीडबैक आपका मुझे मिला कि बच्चे कहते हैं कि आपने सर एंटोनिम्स लगवाए थे, तब 5 क्वेश्चंस में दिक्कत आई थोड़ी सी. तो मैं आपको ये बता दूं, उसमें हमें नियरेस्ट निकालना था बेटा. ठीक है, पहले हमने उसका वर्ड का ऑपोजिट सोचा और उसके बाद उस ऑपोजिट में से भी नियरेस्ट निकाला. ठीक है, चलिए जी, क्लास नंबर 4 शुरू करते हैं. अब क्लास नंबर 4 का पार्ट 1 होगा, मीन्स वी विल स्टडी विकैबुलरी. अभी हम लोग नोट्स बनाएंगे अपने, और फिर क्लासरूम नंबर 4 के पार्ट 2 में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो आई होप अब आपकी जो सिलेक्शन की गारंटी है, जो मैंने कहा था कि आपको मैं अगर जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो पूरी करके दूंगा, आप काफ़ी क्लोज पहुँचेंगे अपने सिलेक्शन की तरफ. बिकॉज अभी तो बस ना कहते हैं शुरू हुई है ये जर्नी हमारी. अभी तो बहुत आगे जाना है सीरीज़ के अंदर, बहुत तरह के वर्ड मीनिंग सीखने हैं और अलग अलग पेयरिंग के साथ में प्रैक्टिस करनी है. तो जुड़े रहिएगा. सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए. चलिए जी, शुरू करते हैं आगे अपना 15 मिनट्स डेली शो. एंड आज के शो में हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज के शो में हमारे पास स्टार्ट होगा फिर से कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं. आपका आज का पहला वर्ड सिनो एंटो के अंदर आज का जो पहला वर्ड है उसमें आता है वर्ड प्लेटूड. प्लेटूड का मीनिंग होता है स्थिर हो जाना. स्थिर हो जाना मतलब जैसे एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं आपके लिए, सोना का रेट जो था है ना, सोने चांदी का जो रेट था, आपको याद होगा हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था है ना. तो अभी क्या हुआ, सोना चढ़ता गया और उसके बाद एक आकर के लेवल पे वो रुक गया. ठीक है, एक लेवल पे आकर के वो रुक गया. पहले तो बहुत उसमें उतार चढ़ाव दिखने को मिला, वो चढ़ा उतरा फिर चढ़ता ही चला गया. लेकिन एक जगह आकर के वो प्लेटो कर गया, एक जगह आके वो स्थिर आ गया, एक जगह पे रुक गया. तो वो जगह क्या थी, वो प्लेटोड कर गया. तो स्थिरता वाला जो हिस्सा होता है वो प्लेटोड होता है. ठीक है, तो ये भी आपने सीखा स्थिरता के साथ में, जिसमें होता है प्लेटोड, स्थिर हो जाना. टू रीच अ लेवल, अ स्टेबल लेवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस. मतलब लगातार तरक्की के बाद में जब कोई चीज़ एक स्थिर जगह पे आके रुक जाए और फिर समतल वैसे ही चले, तो उसको हम लोग प्लेटोड बोलते हैं. सिमिलर वर्ड्स पे आ जाएं तो स्टेबलाइज्ड, लेवल्ड ऑफ या फिर स्टैग्नेटेड, ये सिमिलर वर्ड्स हैं इसके, ये ध्यान रखिएगा. फिर से नोट्स करिए, सारे बनाने हैं आप लोगों ने अपने विकैब डायरी के अंदर. इसमें स्टेबलाइज्ड होता है स्थिरता, लेवल्ड ऑफ का मतलब भी होता है स्थिरता, एक लेवल पे आके रुक जाता है चीज़. वो स्टैग्नेटेड का मतलब होता है ठहरा हुआ. जैसे वाटर भी होता है, स्टैग्नेटेड वाटर होता है जो हमारे पास लेक्स वगैरह में, तो उसको हम स्टैग्नेट वाटर बोलते हैं. और नदियों में रनिंग वाटर होता है, तो स्टैग्नेटेड उस सेंस में आप याद रख सकते हो. ठीक है, उसके बाद एंटेनेंस की अगर बात चाहें तो इंक्रीज्ड, एस्केलेटेड या फिर सोड, ये सेंस होते हैं. जैसे द प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर सोड, ठीक है, इन रीसेंट मंथ्स. द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इंक्रीज्ड इन रीसेंट मंथ्स, इट एस्केलेटेड इन रीसेंट मंथ्स. तो ये आपके पास वर्ड बनता है. एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर इनिशियल राइज द रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स प्लेटूड. मतलब शुरुआती वृद्धि के बाद में जो स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती थी वो प्लेटो हो गई, यानी कि वो स्थिर हो गई, वो एक समतल लेवल पे पहुंच गई. पहले तो खूब सारे हमारे को डॉक्टर्स चाहिए थे, है ना, खूब सारे नर्सेस चाहिए थे, खूब सारे हमारे पास अलग अलग तरह के मेडिकल स्टाफ चाहिए था कोविड के समय. लेकिन जैसे जैसे हमारे पास वो बीमारी ख़त्म हुई, हमारे पास जो डिमांड थी वो फिक्स हो गई, है ना. उसमें तरह से हमारे पास भाई डॉक्टर्स का नंबर था हर हॉस्पिटल में, वो फिक्स हो गया. पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए थे, लेकिन अब वो नंबर लगभग फिक्स हो गया है. ठीक है, स्टेबल हो गया है. चलिए जी, अगले वर्ड पे आ जाते हैं. जेप्रेडी. इसको देखो जेप्रेडी बोलते हैं, जियो पार्टी नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? जेप्रेडी. इसका क्या मतलब होता है? जोखिम उठाना. जेप्रेडी का मतलब होता है जेप्रेडी. हाँ, जेप्रेडी की प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना. जेप्रेडी. जेप्रेडी का मतलब होता है खतरे में या फिर जोखिम उठाना या जोखिम में होना. डेंजर ऑफ लॉस, हार्म या फिर और फेलियर, इसका यह अर्थ निकलता है. सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो रिस्क, पेरिल या थ्रेट निकलते हैं. ठीक है, समथिंग जो आपके लिए डेंजरस हो वो आपके पास क्या बन सकता है? जेप्रेडी. इट विल पुट यू इन जेप्रेडी. मतलब समथिंग विच इज डेंजरस विल पुट यू इन जेप्रेडी, वो आपको खतरे में डाल देगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था
एग्जाम्पल देखिए, द सिजेशन ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग हैज़ प्लेस सेवरल हेल्थ केयर इनिशिएटिव इन जेपरिटी। मतलब आप जानते हैं अमेरिका ने हाल फिलहाल में रेड क्रॉस से अपना अनुदान का जो हिस्सा था वो पीछे हटा लिया कि हम रेड क्रॉस में डोनेट नहीं करेंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा ऐसा काम किया। अब इससे क्या हुआ कि जो गरीब देश थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, जहाँ पे रेड क्रॉस सुविधा उपलब्ध कराता था, हो सकता है उसमें अमेरिकन डॉलर भी खर्च होता हो, तो वो अब पैसा आना बंद हो गया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी स्वास्थ्य नीतियाँ थीं, बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं थीं जो कि संकट में आ गई, जो कि खतरे में आ गई, क्योंकि अब उनके पास हेल्थ केयर के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेपरेडी का मीनिंग बनता है खतरे में पड़ना। ठीक है, या फिर हो सकता है कि भाई जेपरेडी का मतलब ये हो सकता है कि अगर कोई ड्राइवर है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो ही इज़ नॉट ओनली पुटिंग हिज लाइफ इन जेपरेडी बट ऑल्सो ऑफ द अदर्स। वो सड़क चलते लोगों की भी लाइफ को भी खतरे में डाल रहा है ना। ड्रंक एंड ड्राइविंग होता है तो इट विल पुट द लाइव्स ऑफ द ड्राइवर एज वेल एज द पैसेंजर्स और द पेडिस्ट्रियंस इन डेंजर, मतलब इन पेरिल या फिर इन जेपरेडी। ठीक है, चलिए जी अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है आपके पास प्लमेट। जैसे आपके पास स्टैग्नेंट था, वही जगह पे रुक गया था करके, जैसे अगर आपने वर्ड देखा यहाँ पे मेरे पास प्लेटोड था, वही जगह पे रुक गया था, तो प्लमेटेड उसका ऑपोजिट है। प्लमेटेड का मतलब होता है गिरावट आना। ठीक है, प्लमेटेड का मतलब होता है गिरते जाना नीचे। ठीक है, मतलब उसके बाद जैसे चांदी की बात करें, चांदी का भाव पहले चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, उसके बाद ये नीचे की धड़ाम गिरना शुरू हो गया। तो ये जो नीचे गिरने का जो सेंस होता है ये होता है प्लमेटेड। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, PLUMMETED लगा करके प्लमेटेड करके वर्ब बना सकते हो। तो इट प्लमेटेड मतलब उसके गिरावट आनी शुरू हो गई चांदी के प्राइसेस में, सिल्वर के प्राइसेस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कई लोगों का नुकसान भी हुआ, तो देयर वाज अ टम्बल या फिर डिक्लाइन या फिर स्लम्प, ये सारे वर्ड्स हैं, टम्बल, डिक्लाइन या फिर स्लम्प, जो आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगले वर्ड पे आते हैं इसके ऑपोजिट्स के ऊपर। तो सोर, राइज या असेंड, असेंड और डिसेंट की बात हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास असेंड होता है मतलब चढ़ते जाना। ठीक है, या फिर सोर का मतलब होता है राइज, इंक्रीज, सारे वर्ड जो हैं। या फिर प्लेटोड भी लिख सकते थे, है ना, स्टैग्नेंट भी कर सकते थे। ठीक है, या फिर प्लेटोड लिख सकते थे, वो स्थिर हो गए, है वही जगह पे अटक गया करके रुक गए एक जगह पे, ये भी हो सकता था। देन उसके बाद एग्जांपल देखते हैं कि एनडीपी का जो वोट प्रतिशत था 18% से घटकर 6% तक हो गया खाली। ठीक है, तो अब इस केस में द एनडीपीज वोट प्लमेटेड फ्रॉम 18% टू जस्ट 6% इन द लास्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे आप उसको याद रखिए एग्जाम्पल्स बना करके। अगला वर्ड आपके पास है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है अथक। अथक का मतलब होता है जो कभी थकता नहीं है, जो लगातार चलना करे काम को, तो भाई चलता ही जाए, बिना रुके वो काम करता जाए। जैसे आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आप अथक प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके अंदर कंटिन्यूइंग विदाउट बिकमिंग वीक और लेस सेवियर, मतलब यहाँ पे लगातार मेहनत जारी है हमारी। तो यू आर क्वाइट रिलेंटलेस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। लेकिन ये रिलेंटलेस एक नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है। रिलेंटलेस का मतलब वो भी होता है क्रूरता बरतना। मतलब पुराने ज़माने में वॉर्स होती थी, तो वहाँ पर जो दूसरे सैनिक थे, जो दुश्मन देश के सैनिक थे, उनको मारते जाते थे, तो रिलेंटलेसली दे यूज्ड टू किल, है ना, वन अनदर। देन इस समय देखते हैं कि सब कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन, है ना, ईरान, इराक के अंदर देखो, इसराइल, पैलेस्टाइन, सारा गाजा, सब कुछ जल रहा है पूरा वो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनता है, दे आर रिलेंटलेस राइट नो, है ना। तो रिलेंटलेस मतलब वो बिना रुके लड़े जा रहे हैं, तो वो बनता है आपके पास रिलेंटलेस का नेगेटिव वाला सेंस। मतलब क्या बनता है, परसिस्टेंट, अनयील्डिंग, कोई झुक ही नहीं रहा दोनों में से। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, लगातार, तो ये मीनिंग बनते हैं सिमिलर रिलेंटलेस के। अगले वर्ड पे आते हैं, ऑपोजिट पे आ जाएं तो इंटरमिटेंट, रुक रुक के चलने वाला। ठीक है, यील्डिंग, हार मान जाने वाला। स्पोराडिक होता है छिछला होता है, कभी है कभी नहीं है, जैसे स्पोराडिक रेनफॉल बोलते हैं हम लोग, तो ये छिछला का सेंस देता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप पढ़ते हैं, रिलेंटलेस फोकस ऑन गवर्नमेंट एफिशिएंसी इज नीडेड टू ट्रांसफॉर्म सिटीज, मतलब सरकार को अपने नीतियां बनानी पड़ेंगी शहर को बदलने के लिए। अर्बनाइजेशन लाना है, लेकिन प्लान्ड अर्बनाइजेशन लाना है, तो उसके लिए सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी। तो इसमें शहरों के विकास के लिए शासन को बेसिकली दक्षता दिखानी है, रिलेंटलेस बनना है, अपने आप को अथक बनना पड़ेगा, अथक प्रयास लगेगा उनका, ताकि वो अपने शहर का आधुनिकीकरण करें, लेकिन सिस्टमैटिकली करें, पर्यावरण भी बचा रहे और आधुनिकीकरण भी हो जाए। तो बनता है रिलेंटलेस एफर्ट्स आर मेड टू मेक द सिटीज क्लीन। ठीक है, चलो अगले वर्ड पे आते हैं बेटा। अगला वर्ड आपके पास आता है टिपिड। टिपिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, PYQ है ये। टिपिड का मतलब आता है कमजोर। ठीक है, कमजोर होता है वीक, जैसे कि हमारे पास एक तो टिपिड का मतलब बनता है कमजोर। हाँ, टिपिड का एक मीनिंग और आता है गुनगुना। ठीक है, गुनगुना का सेंस आता है इसका, गुनगुना पानी नहीं बोलते इससे आप लोग। ठीक है, जो गुनगुना पानी होता है उसको भी हम लोग लूक वार्म बोलते हैं।
ठीक है, इसको भी हम लोग क्या लगाते हैं, लूक वार्म, गुनगुना पानी। जैसे गर्मियों में तो हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन सर्दियों में हमारे पास गुनगुना पानी पीने की हमें को कहा जाता है कि गुनगुना पानी पिया करो। किसी को वेट लॉस करना है तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा हनी डाल करके, थोड़ा सा उसमें ना शहद डाल करके कोई खाते तो उसका वेट लॉस हो जाता है, ऐसे बोलते हैं, तो वो गुनगुना पानी होता है। वरना टिपिड का मतलब कमज़ोर होता है, शोइंग लिटिल एंथुजियाज्म और लैक ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसमें या तो उत्साह की कमी है, ज़्यादा उत्साहित नहीं है, वो डल सा है, ग्लूमी सा है, या फिर उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है भाई, वो वाला सेंस लगा के तो टिपिड बनता है। उसके बाद में ल्यूक वार्म, इंडिफरेंट, हाफ हार्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। मतलब प्रयास तो करा लेकिन हाफ हार्टेड प्रयास करा, दिल से नहीं करा, पूरी जान लगा के नहीं करा, तो ये बनता है हाफ हार्टेड। लेकिन अगर आप एंथुजियास्टिक हो, जैसे आप इस क्लास को लेके एंथुजियास्टिक होते हो, आप पैशनेट हो फॉर एनडीए फॉर सीडीएस, आप फर्वेंट हैं, है ना, तो ये बनता है इसके ऑपोजिट्स। ठीक है, ऑपोजिट्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको ज़रा अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अगले वर्ड पे आ जाते हैं इम्पेटस। इम्पेटस होता है प्रेरणा, इम्पेटस का मतलब प्रेरणा का स्रोत। ठीक है, कहीं से बढ़ावा मिलना, मोटिवेशन, ठीक है, स्टिमुलस या फिर पुश, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके पास बनते हैं इम्पेटस। जैसे ये विकैब सीरीज जो है आपके लिए, इट विल गिव यू एन इम्पेटस इन योर विकैब प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। नाम ही मैंने क्या रखा है, रैंक बूस्टर। रैंक बूस्टर मीन्स इट विल गिव यू एन इम्पेटस, ये आपको एक बढ़ावा देगा, ये आपको एक इंकरेजमेंट देगा, एक मोटिवेशन देगा टू इम्प्रूव योर ओवरऑल मार्किंग इन विकैबुलरी। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको अपने प्रैक्टिस में लाना है, वर्ड मीनिंग को बना करके थ्रू सेंटेंसेस। चलो जी, अगले वर्ड पे आ जाते हैं बच्चों। अगला वर्ड है आपके पास रिगरस। रिगरस का मतलब होता है कठोर, मेहनती, ऐसा इंसान जो एक्सट्रीमली टफ काम कर रहा है लेकिन वो बड़ी मेहनत से कर रहा है, एक्सट्रीमली थरो एंड साथ में एक्यूरेट। मतलब यहाँ पे रिगरस का मतलब बनता है कि भैया रिगरस एफर्ट्स आर मेड इन द नेशनल सिक्योरिटी। हमारा सोल्जर जो बॉर्डर पर है राइट नाउ, द सोल्जर, ईच एंड एवरी सोल्जर इज मेकिंग रिगरस एफर्ट्स टू सेफ गार्ड द कंट्रीमैन। हमारे लिए हर तरह का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, मेटिकुलस भी हो सकता है, मैं कहा था बहुत समय लगा करके योजना बना दी जाती हैं। एग्जैक्टिंग का सेंस भी आ सकता है, एग्जैक्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर इसके ऑपोजिट की बात करें तो लीनियंट, दयालु, कोई नहीं रहने दो अगली बारी कर लेना। टीचर नहीं बोलते कि बारी लीनियंट होता है, तो वो उसका ऑपोजिट होता है। रिगरस में तो बड़ी कठोरता वाली बात आती है, मेहनत रखती है, लेकिन लीनियंट में आराम से, लैक्सिटी का सेंस आ जाता है, लैक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, केयरलेस का सेंस आ जाता है, ठीक है, ईजी का सेंस आ जाता है, ये सेंस बनती हैं। चलो जी, एग्जाम्पल देखो, डेवलप्ड नेशंस हैव कंडक्टेड रिगरस स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब जो विकसित देश हैं इन्होंने जलवायु पर्यावरण पर रिगरस यानी कि बेसिकली कठोर, इन्होंने वहाँ पे समय लगा करके पूरा रिसर्च करके डेटा इकट्ठा किया, उसका फिर एनालिसिस किया, उसका उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद जी अगला वर्ड आता है आपके पास रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन होता है प्रतिशोध की आग में है वो, रेट्रीब्यूशन का होता है प्रतिशोध। प्रतिशोध मतलब बदले की भावना, रिवेंज की भावना, अवेंज लेने की भावना। ठीक है, तो पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड एज वेंजेंस फॉर अ रॉन्ग और अ क्रिमिनल एक्ट, मतलब पनिशमेंट है ये। ठीक है, किसी के प्रति हम ना उसको सज़ा देते हैं किसी बुरे काम के लिए। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं जो हीरो होता है आखिर में विलन को मार देता है, तो क्या बनता है, जो विलन है वो तो बेचारा ऊपर पहुंच गया, हीरो को क्या मिल गया, रेट्रीब्यूशन मिल गया, हीरो को क्या मिल गया, प्रतिशोध मिल गया अपना। ठीक है, तो ये बन गया। तो हमने क्या करा था, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया टुक इट्स रेट्रीब्यूशन बाय कंडक्टिंग ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो अब आपको मीनिंग हमेशा याद रहेगा। देखो एग्जाम्पल्स बनाओ, मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम्पल्स बनाओ, तभी आपका काम सफल हो पाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर इसके साथ में इसके ऑपोजिट्स भी देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, पार्डन, क्षमा, क्लेमेंसी, दया का भाव, ये इसके ऑपोजिट्स बनते हैं। ठीक है, चलिए जी अगले वर्ड्स के सेट पे आते हैं, नंबर 9 और नंबर 10। नंबर 9 में वर्ड है आपके पास सिगेशियस। सिगेशियस का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइज, इंसाइटफुल, प्रूडेंट, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, आर्यूडाइट, ये वर्ड्स आपको मैंने इसी सीरीज में, रैंक बूस्टर सीरीज में कराए हैं, क्लास 1 में और क्लास 2 में। यही तो होता है विकैब में खेल। यहाँ पे अगर आपने एक वर्ड याद कर लिया, उसके जैसे वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है विकैबुलरी से। ठीक है, बस प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। ठीक है, फूलिश, नाइव, अनवाइज, कुछ याद होगा, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश। ठीक है, सारे वर्ड्स जो थे ये किसके, इसके ऑपोजिट बन गए, सिगेशियस के ऑपोजिट बन गए। ठीक है, डम बन सकता था इसका ऑपोजिट।
ठीक है, निनकम्फू बन सकता था इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे आपके पास वर्ड मीनिंग्स हैं। मैं आपको बीच में स्क्रीन भी क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। बाद में पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी केजीएस डिफेंस टेलीग्राम से, और मैं आपके लिए पीडीएफ आपके अपने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे भी अपलोड करूँगा। जो लोग कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनको अपलोडेड वहाँ मिल जाएगी। बाकी जो यूट्यूब पे सीधा देख रहे हैं आपको केजीएस डिफेंस टेलीग्राम से ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अपने वर्ड पे आते हैं अगले, कैटलिज्मिक। कैटलिज्मिक का मतलब होता है महाविनाशकारी। एक तो कैटास्ट्रोफिक है, कैटास्ट्रफी में विनाश होता है, डेवस्टेशन में विनाश होता है, लेकिन तो कैटेक्लिज्मिक होता है। कैटेक्लिज्मिक तो बहुत ही ज़्यादा लेवल पर हो गया। जैसे वो डायनासोर्स वाला केस था कि धरती पे एक मीटरराइट आकर के गिरा और उसने पूरे डायनासोर्स की प्रजाति को ख़त्म कर दिया, है ना। उसके अंदर जो पूरी जो हमारे पास पिलोथिक एज थी वो ख़त्म हो गई। तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है कि वो आपके पास कैटास्ट्रोफिक तो था, साथ में कैटाक्लिज्मिक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे एक महाविनाशकारी घटना घटी थी जिससे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी उस समय। ठीक है, तो रिलेटिंग टू और डिनोटिंग वायलेंट लार्ज स्केल इवेंट especially one that causes great destruction is not just catastrophic, it's more than catastrophic, तो वो बन जाता है कैटेक्लिज्मिक। अपोकलिप्टिक, इसमें बोलते हैं अपोकलिप्स आएगा, आर्मेगेडन जिसको हम बोलते हैं, है ना, दुनिया का अंत, इसको हम ऐसा बोलते हैं। तो अपोकलिप्टिक इसमें आ सकता है, डिजास्टर्स आ सकता है, कैटास्ट्रोफिक जैसे मैंने सिमिलर वर्ड में लगाया ये सब आ सकते हैं। साथ में आपके पास एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिशियल लाभदायक, ठीक है, फॉर्चुनेट भाग्यशाली, फेवरेबल फायदेमंद, ठीक है, ये सारे इसके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपने कैटास्ट्रफी के लिए ऑपोजिट्स याद किए थे वो सारे यहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स बने। देन उसके बाद बेटा अगला वर्ड आपके पास है रैथ। रैथ का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। रैथ का मतलब होता है एंगर, क्रोध, एक्सट्रीम एंगर और फ्यूरी, रेज, आयर, इंडिग्नेशन, ये सारे वर्ड्स हैं जो गुस्से के बारे में बात करते हैं। एंगर, रैथ, है ना। ऑपोजिट पे जाओगे तो कामनेस, शांति, कंटेंटमेंट, बिल्कुल शांत बैठा है, बिल्कुल तपस्या में बैठा है, बिल्कुल कंटेंट है भाई, संतुष्ट है भाई, वो हैप्पीनेस में बैठा हुआ है। ब्लिस है एक वर्ड, ब्लिस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो आपके पास हैं ये शांत बताएंगे, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या है, रैथ। ठीक है, मतलब रैथ ऑफ अ वुमेन स्कॉर्न, ऐसे एक मुहावरा है कि एवरी मैन फियर्स द रैथ ऑफ अ वुमेन स्कॉर्न। मतलब एक जब नारी गुस्सा हो जाती है ना, एक जब महिला नाराज हो जाती है तो उसके महिला के नाराजगी के अंदर उसके अंदर वो कहते हैं ना माता जी आ जाती हैं, है ना, कौन है ना, देवी जी उसके अंदर घुस जाए। तो सोचो कि दुनिया उसका तो अंत है अब तो सामने वाले का, है ना। तो उनका जो क्रोध है ना, तो उससे में बनता है कि भाई उसके अंदर तो माता आ गई, ऐसा बोलते हैं, है ना, कि भैया वो चीज़ है कि उसमें तो कहर बरपेगा। तो ये चीज़ आपके पास कि रैथ होता है यहाँ पे क्रोध का सेंस। तो एग्जांपल देख लीजिए, द विलेजर्स फियर द रैथ ऑफ द किंग इफ दे डिड नॉट पे देयर टैक्सेस। पुराने ज़माने में लगान लगता था, लगान होता था ना, अंग्रेजी लगान लगाते थे, उससे पहले जमींदार लगान लगाते थे, राजा लगान लगाते थे। तो बेचारे ग्रामीण जो गाँव के लोग, बेचारे शहर के गाँव के जो लोग थे उस समय, तो उनको लगान देना पड़ता था, खासकर किसानों को। तो क्या बनता था, वो डरते थे, भयभीत रहते थे, है ना, किससे, राजा के गुस्से से। वो तो कहते हैं कि बीहेड करवा दो सबको, बीहेड मतलब उड़ा दो गर्दन सबकी। तो क्या बन गया, उसके अंदर रैथ बन गया। ठीक है, बेसिकली कर ना चुकाने के से ग्रामीण जो थी राजा के रैथ से डरते थे कि भाई कैसे भी करो उसका डर से बचना है हमें, हमने कैसे भी कुछ ना कुछ करके आधा पेट रहते थे, लेकिन लगान देते थे, लेवी देते थे। लगान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेवी, LEVY। ठीक है, लेवी होता है लगान। ठीक है, ध्यान रखना, टैक्सेस तो होता ही है लेकिन लेवी भी होता था। ठीक है, देन उसके बाद चलो अगले वर्ड पे आते हैं, एक्यूटी। ठीक है, एक्यूटी का मतलब होता है स्पष्टता या फिर तीक्ष्णता, यानी स्पष्ट। एक्यूट आप पढ़ते हो ना, अपने एक्यूट एंगल्स पढ़ते हो आप लोग, अपने साइंस में एक्यूट एंगल्स पढ़ते हो, तो वो बनता है शार्पनेस। एक्यूट क्या होता है, शार्प या फिर कीननेस। एक्यूटी वर्ड भी वहाँ से आया है, एक्यूट वर्ड से। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तीव्रता। ठीक है, स्पष्टता या तीव्रता, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेसिकली सेंस ऑफ इंटेलेक्ट। मतलब एक्यूटी जो वर्ड आता है ये बुद्धिमानी के रूप से आता है। जिसका IQ लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, जो डेक्स्ट्रस होगा, जो विद्वान होगा, उसका जो IQ लेवल होगा हाई होगा, है ना। आइंस्टाइन जैसे लोग होंगे तो उनकी एक्यूटी बड़ी हाई होती थी, है ना, उनकी जो स्पष्टता थी बड़ी हाई थी। उनके बाद में जो उनकी शार्पनेस थी, चीज़ को समझने की बहुत क्षमता थी। आपकी भी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो मैथ्स फटाफट समझ जाता है, कोई बच्चा इंग्लिश को फटाफट से समझ जाता है, तो उनकी अपनी अपनी एक्विटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑपोजिट पे जाओ तो डलनेस, ब्लंटनेस या फिर वेगनेस, इसके ऑपोजिट्स हैं। या फिर डम का सेंस भी लगा सकता है, फुलिश का सेंस भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है एक्यूटी का सेंस। चलें अगला आपके पास ध्यान रखिएगा, कर्तव्य पथ सीरीज लगातार लाइव चल रही है। मैं बार बार आपको रिमाइंड करता हूँ, आपके पास रैंक बूस्टर सीरीज विकैप के लिए है, कर्तव्य पथ सीरीज ऑल पर्पस के लिए है। उसमें विकैप भी होती है, उसमें ग्रामर भी होते हैं, उसमें हम लोग पैराजम्बल्स, PQRS, क्लोज टेस्ट, कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, मैथ्स द कॉलम्स, हर चीज़ पढ़ते हैं जैसे एग्जाम पेपर में आती है।
और एक डिकोडेड सीरीज़ जहाँ मैं चैप्टर स्पेसिफिक स्टडी आपको करवाता हूँ, जहाँ पे मैं चैप्टर के रूल आपको करवाता हूँ। और बहुत जल्द आपके लिए 6 आवर्स की मैराथन भी स्टार्ट हो रही है, जिसके ऊपर आपको टाइम टेबल बहुत जल्दी फर्निश हो जाएगा कि कौन से दिन आपकी मैथ्स की क्लास है, कौन से दिन इंग्लिश की क्लासेस होंगी। पूरे के अंदर मैं वन शॉट लगाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा 1-6 घंटे के सेशन के अंदर। स्टे ट्यून फॉर दैट अनाउंसमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो बस मैं चाहता हूँ कि आपके लिए जब केजीएस इतने पेन्स ले रहा है, जब मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी उतनी मेहनत करे, ठीक है। लाइव क्लासेस में आइए, रिकॉर्डेड आप लोग देखते हैं वो अच्छी बात है, रिकॉर्डेड सेशंस देखने के लिए अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव क्लास का मज़ा ही अलग होता है। आप मुझसे हाथों हाथ सवाल कर सकते हो। जैसे अभी ये रिकॉर्डेड सेशन है, अगर कोई एक वर्ड आपको तंग कर रहा है तो आपको हो सकता है अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़े, मैं उस कमेंट में पढ़ूंगा, फिर अगले दिन उसको मैं अगली वीडियो में ऐड करूंगा, या फिर आप मुझे ऑफलाइन आकर के मिलोगे तब आप मुझे उसको पूछोगे, है ना। तो यहाँ पे लाइव क्लास में ये चीज़ सामने सामने हो जाती है। आप तो जानते हैं मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भाई लाइव क्लास में आइए, जो लाइव क्लासेस हैं, जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, इसका भी पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने विकैब को इस बार इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि पेपर में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। सो आपसे अब मिलना होगा क्लासरूम नंबर 4 के पार्ट 2 के अंदर, जब मैं आपसे इसके एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लासरूम में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।